नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या उसको इस्टेब्लिशमेंट करने की या उसको फॉर्म करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है? तो पहले बेसिकली मैं आपको रीड करके बताता हूँ उसके बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंस्टिट्यूट टू फॉर्म द इंटरनेशनल एजेंडा, मीडिएट पॉलिटिकल बार्गेनिंग एंड टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए सेटअप किया जाता है, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, बहुत सारी कंट्रीज़ होती है तो सबके अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं, सबके अलग अलग चीज़ें करने के तरीके होते हैं। उनके बीच में बिजनेस कैसे हो रहा है, उनके बीच में चीज़ें कैसे डील होगी, इकोनॉमिक चीज़ें कैसे होगी, कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है तो उसके कोई देश कैसे फेस कर रहा है। हर देश की कैपेबिलिटी अलग है, हर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, हर देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। किसी देश के अंदर इंपोर्ट या किसी देश के अंदर कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बनती है, किसी देश को वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे होगा, उन सब चीज़ों को देखने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके ज़रिए पे कुछ कंट्रीज़ कनेक्ट हो जाएँ और आपस में उन चीज़ों के बारे में वो डील कर पाए, या उनके बीच में जो भी एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको वो डील कर पाए। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो रिसोर्सेज किसी कंट्री के अंदर हैं वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ और अपने आप को डेवलप कर पाएँ। इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लाने की ज़रूरत पड़ती है। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द कोalition एंड फॉर्मेशन फॉर इट्स मेंबर्स नेशन। मतलब उनके बीच में गठबंधन हो या फिर फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, कुछ भी चीज़ अगर करनी है तो वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। दे ऑल्सो फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स नेशन। जो जितने भी मेंबर्स नेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है। पर आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, क्योंकि आईएमएफ भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईएमएफ के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है इसकी फुल फॉर्म। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसको फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या पड़ी आईएमएफ को? आईएमएफ की फॉर्मेशन की ज़रूरत ये पड़ी कि अगर हम पहले हिस्ट्री की बात करें तो 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फेस किया था वर्ल्ड ने। तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड वार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 साल तक चली वो कंटिन्यू। उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था सारी कंट्रीज़ के ऊपर। जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद 1929 से 1930 के बीच में वापस एक साल ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया। पूरा साल, एक साल जिसके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी, डिप्रेशन की कंडीशन थी पूरी। 1939 से फिर उसके बाद वापस एक और सेकेंड वर्ल्ड वार थी। 1939 से 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार फिर फेस करी। उससे जितनी भी कंट्रीज़ थी उनकी सारी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था उनके बीच के अंदर, क्योंकि सारी कंट्रीज़ फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही थी। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया था। जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी वो सारा सब कुछ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोई कंट्री है वो फाइनेंशियल कंडीशन को फेस कर रही है, तो या पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, तो उन चीज़ों को कैसे डील करनी है। किसी कंट्रीज़ के पास कहने का मतलब गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पर खाने के लिए भी अगर कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो उन चीज़ों को कैसे डील करनी है। कोई कंट्री ठीक है तो वो कुछ कर पा रही है, तो आपस में कैसे कंट्रियों को कनेक्ट करके जो कंट्री के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व करना है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आईएमएफ का फॉर्मेशन किया गया था। आईएमएफ का फॉर्मेशन करने की सलाह किन लोगों ने दी थी? आईएमएफ का फॉर्मेशन करने के लिए बेसिकली दो थे, हैरी डेक्स्टर वाइट जो यूएसए से थे, जॉन मैनार्ड केनेस जो यूके से थे। इन्हें हम इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें इकोनॉमी की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो इन्होंने एक आइडिया रखा, जिस आइडिया को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर रखा गया, या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 1944 के अंदर रखा था इन्होंने, एक साल तक ये पूरी चली। उसके बाद इसको 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ का फॉर्मेशन कर दिया गया। और बेसिकली इसमें शुरुआत में जो उन्होंने दो बॉडीज़ का एक सजेशन दिया था, जो एक आईएमएफ थी और दूसरी थी आईबीआरडी। आईएमएफ बेसिकली जो मॉनेटरी रिलेटेड जो कंट्रीज़ फेस कर रही थी उन चीज़ों को डील करने के लिए आईएमएफ को बनाया गया था। और दूसरी जो थी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो वर्ल्ड वार के बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को जो लॉस हुआ है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन या फैक्ट्रीज लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई उन सबको वापस कैसे खड़ा किया जाएगा, उसके लिए आईबीआरडी को बनाया गया था। यानी इंटरनेशनल बैंक को सेटअप किया था, वो उन कंट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि वो वापस वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सारी चीज़ें वापस डेवलप कर पाएँ। इसीलिए जो ये दोनों बॉडीज़ हैं इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। 1945 के अंदर ये 29 मेंबर्स के साथ ये फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आई थी। द गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका गोल क्या था? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना जो बिगड़ चुका था। पहले था पर प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि सारी कंट्रीज़ को मैनेज करना इतनी ईजिली नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इसका गोल ये था। इट्स नाउ प्ले अ सेंट्रल रोल इन द
मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंट्री अपनी यहाँ पर अगर उसका कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन की जो फैक्ट्रीज है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही है, वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आपकी बेसिक नीड्स को आप पूरा करने के लिए आप किसी कंट्री दूसरी कंट्री से ज़्यादा चीज़ों को खरीद के अपनी कंट्री में ला रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो उसको बेसिकली इंपोर्ट करना बोला जाता है। इंपोर्ट कर अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपको दूसरी कंट्री को ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है आप इनकम करने की बजाय, तो आपका बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो माइनस में चला जाएगा। तो उसे भी एक इंटरनेशनल, तो जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज़ है इनको सॉल्व करने के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इसका मेजर रोल था। अब इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। IMF का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो 190 कंट्रीज़ को इस टाइम पे 190 कंट्रीज़ की मेंबर है। इसका बेसिकली स्टेटेड मिशन क्या है? इसका वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, जैसा कि मैंने बताया मॉनेटरी सिस्टम को बनाए रखने का इसका काम है। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने का, यानी इसको सिक्योर करने का इसका दूसरा मिशन है। तीसरा मिशन क्या है इसका? फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी तरीके से ट्रेड को फैसिलिटेट करना या प्रमोट करना, वो इसका काम है। प्रोमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा तो लोग अर्न करेंगे तो देश की इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी, तो उससे ये सारी चीज़ें हर देश का सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए इसके ये जो मिशन थे IMF के, रिड्यूस पॉवर्टी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के लेवल पे पॉवर्टी को रिड्यूस करना इसका मिशन था। अब फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। IMF की फैक्चुअल डिटेल्स क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने के लिए काम कर रही है 190 कंट्रीज़ के साथ। इसका रीज़न क्या है? वर्ल्ड वाइड है, ये ऐसा नहीं है किसी एक या दो कंट्री के लिए काम कर रही है, पूरी वर्ल्ड वाइड काम करती है। इसकी मेंबर्स कितने? 190 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया यूनाइटेड नेशन है इसका। वेबसाइट इसकी क्या है? www.imf.org। वहाँ से आप पूरी डिटेल्स आके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसके डायरेक्टर्स कौन है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, वो सब चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी www.imf.org पे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसकी 24 हैं जो अब 190 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयर वुमेन ऑफ द IMF इज़ बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट। बुल्गारियन एक देश है, बुल्गारियन के जो इकोनॉमिस्ट हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, वो इसकी प्रेजेंट टाइम पे अक्टूबर 2019 से अभी तक की प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक चीज़ और इंडिया लेवल के लिए हम बात करेंगे, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, आपने नाम शायद सुना होगा इसका। वो प्रीवियसली सर्व एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट पे ये पहले सर्व कर रही थी। अभी इनको रिसेंटली 21 जनवरी 2022 से अभी तक इनको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, गीता गोपीनाथ जी को। अब मेजर फंक्शन क्या है? जो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें, उसके मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फैसिलिटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को फैसिलिटेट करना, प्रमोटिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? किसी भी देश के साथ जब आप ट्रेड या बिजनेस करते हो तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी हो सकती है, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है लगभग। तो किसी कंट्री के साथ जब आप डील करोगे तो उनकी करेंसी को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ऑर्डर होना चाहिए एक्सचेंज अरेंजमेंट का, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए ताकि ईजिली लोग चीज़ों को समझ पाएँ या दूसरे देशों से ईजिली ट्रेड किया जाए। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट का मल्टीलैटरल सिस्टम होना चाहिए कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो मल्टी लेवल पे करेंसीज हैं तो उनका मल्टीलैटरल सिस्टम होना चाहिए पेमेंट का, ताकि फ़ॉरेन जो एक्सचेंज का रेस्ट्रिक्शन है उसको कम किया जाए। उसके लिए भी ये काम करता है। जितने भी फ़ॉरेन एक्सचेंज के रेस्ट्रिक्शन है, कोई कंट्री है वो इसको, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बीच में विवाद चलता रहता है, तो जैसे पाकिस्तान किसी चीज़ के बारे में इंडिया से डील नहीं करना चाहता, तो इन सब चीज़ों को कैसे डील करना है वो IMF इनमें इन्वॉल्व होगा। अगर दोनों कंट्रीज IMF के मेंबर है तो IMF उस चीज़ को टैकल कर सकता है या कोई सजेशन दे सकता है कि आपको इस बेसिस पे ऐसे डील कर सकते हैं आप। असिस्टिंग द मेंबर कंट्री बाय टेम्पररी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टेम्पररी प्रोवाइड करता है IMF, ताकि उन कंट्रीज़ को असिस्ट किया जाए जिससे उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो बिगड़ा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट है, माल एडजस्टमेंट, मतलब जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है उसको करेक्ट किया जा सके।
अब हम इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में बात करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे एस्टैब्लिश होते हैं या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर का क्या रोल है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IMF कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर, एक गवर्नर को ये कंसिस्ट करते हैं और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है फ्रॉम ईच मेंबर कंट्रीज से, हर एक मेंबर कंट्री से। फॉर इंडिया के लिए अगर हम बात करें, द फाइनेंस मिनिस्टर सर्व एज अ एक्स ऑफिशियो गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर के रूप में काम करते हैं। वाइल द RBI गवर्नर सर्व एज अ एक्स ऑफिशियो अल्टरनेट गवर्नर ऑन द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो एक्स ऑफिशियो गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं और जो RBI के गवर्नर हैं वो अल्टरनेट गवर्नर ऑन द के रूप में काम कर रहे हैं। तो अप्रैल 2020 द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज सर्व बाय निर्मला सीतारमन मैम जी के द्वारा जो गवर्नर की पोजीशन है उसको सर्व किया गया है। और पोजीशन ऑफ अल्टरनेट गवर्नर को मिस्टर शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं उनके द्वारा किया गया है। द मैनेजमेंट ऑफ IMF इज़ कैरिड आउट बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इसका पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है IMF का वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इसको देखता है। करंटली द चेयरमैन ऑफ IMF इस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 24 डायरेक्टर, 24 डायरेक्टर के द्वारा बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द मेंबर्स कंट्री के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया ऑल्सो रिप्रेजेंट 3 कंट्री, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडिया से वो इंडिया के अलावा 3 और कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। करंटली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इंडिया के मिस्टर राकेश मोहन है। ये आपके लिए करंट का एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि IMF का चीफ कौन है, जो जैसा कि मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर आपको बताए थे क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। बाकी पूरी डिटेल्स मैंने IMF के बारे में कवर कर दी है। थैंक यू सो मच। ये था पूरा IMF का वीडियो। जैसा कि मैंने पहले RBI का एक वीडियो बनाया था वैसे ही इसको मैं अब IMF का एक वीडियो प्रोवाइड किया है। आगे चल के हम वर्ल्ड बैंक और IDRB और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपको सारी डिटेल्स इस YouTube चैनल पर मिल जाए ताकि आपकी कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। थैंक यू सो मच।